नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त और ज़बरदस्त होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कस करा था और सिलेबस डिस्कस करके क्या कहा था, जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इस बार टारगेट अपना क्या है, तो आप सभी को पता है इस बार टारगेट अपना है जेपीएससी मेंस। जी हाँ, मेंस का हम लोगों ने कहा है तैयारी करवाएंगे और याद रखिएगा प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। बस आपको क्या करना है, साथ देना है। साथ किस तरह से आप दे सकते हैं, तो साथ आपको देना है प्रॉपर वीडियो को शेयर करके, और अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, आपको पता है यहाँ पे मैंने कहा था पेपर 6 जो हमारी छठा पेपर है उसकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, जिसमें हमारा विषय था सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। ये हमारा विषय है और विषय का कोड आप देखिएगा तो 19 है। इस पेपर में आपको कुल जो है वो क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और 6 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो कंपलसरी मोड पे रहेगा, मतलब ये आपको करना ही करना है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 20 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं एक एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होने वाला है। तो 20 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स बनाएंगे, तो ये 40 मार्क्स आपके पूरे बनेंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक देखिएगा तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में मिलेगा, जो कि आपको 500 से 600 वर्ड में, 500 से 600 शब्दों में पूरा करना है, जो कि एक क्वेश्चन आपका लगभग 32 मार्क्स का होगा। लगभग क्या, इतना ही होगा। और 32 को जब हम, क्योंकि 2 से 6 मतलब आपका कितना क्वेश्चन हुआ कुल, तो आप कहिएगा ये मेरे हाथ की उंगलियां के बराबर, जो कि है 5। तो 5 × 32, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैथ में आपको महारत हासिल है, तो आ जाएगा कितना, तो 5 × 32 आप करिए, आपको पता चलेगा 100 कितना 60। तो 160 यहाँ से और 40 यहाँ से, मतलब पेपर 6 200। ऐसे तो सभी पेपर 200 का ही होता है, लेकिन मैं पेपर 6 की व्याख्या कर दिया हूँ यहाँ पे। पेपर 6 200 का होगा और महत्वपूर्ण 200 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। बस मैं जैसा जैसा कहता जाऊँ आपको वो फॉलो करना होगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर करते जाना होगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए सीधा हम लोग क्या करेंगे आज, तो ये क्वेश्चन पेपर है पिछले जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसका मेंस वाला। हम लोग पूरे क्वेश्चंस को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। और फिर उसके अनुरूप नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा एक डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस प्रश्न में हम लोग एक आकलन करेंगे, साथ ही साथ ये PYQ है, याद रखिएगा। जिसको भी PYQ जानना है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जितनी बातें मैंने कही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई आपको मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पे 2 × 20 मतलब 40 मार्क्स का हो गया। और कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चलेंगे, और फिर डिस्क्रिप्टिव का कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। सारे चीज़ों को आज ही निपटाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हमारा एक एनालिसिस के रूप में पढ़ाई चलने वाला है। तो देखिए पहला कंपलसरी क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप कह सकते हैं डैश के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उसके लिए इंग्लिश भी है, जो हिंदी मीडियम से उसके लिए हिंदी भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा दिक्कत और टेंशन नहीं लेना है, दोनों है। तो आपको पता होगा जो एटमॉस्फेयर है वो बंधा रहता है अर्थ से। क्यों, तो ये बंधा रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो सीधा इसका ऑप्शन देखिए कितना आसानी से ग्रेविटी। और ये जब हम JSSC पढ़ा रहे थे, याद होगा आपको, JSSC CGL का हमारा विजय रथ चला था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा भरोसा दिखाना है और बने रहना है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ये सब जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं ना, सारे JSSC के विजय रथ वाले सेक्शन में हैं। पर फिर भी हम लोग दोबारा से एक बार देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। एक मेज पर एक
पत्थर विराम अवस्था में निम्न में से क्या रखता है। देखिए, जब बात हो विराम अवस्था की, मतलब बात हो किसकी, रेस्टिंग की, तो जो भी बॉडी, चाहे कोई भी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट में रहता है तो आपको पता होगा उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसके पास स्थितिक ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो होती है। और अगर कोई गति में होगा तो उसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सीधा आपको स्थितिज ऊर्जा टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस को डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग ओवरव्यू खत्म करेंगे तो सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू देखते हैं, वीडियो का ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या था, विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परम खास स्रोत है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आप जैसे ही नाम सुनते हैं ना तो आपको पता होगा दुनिया का कौन सा ऐसा चीज जिससे हमको अल्टीमेट एनर्जी मिलता है, तो वो हमारे हैं सूरज, सूर्य, यानी कि सन। आपको सीधा टिक करना है, सूर्य की प्रकाश को ना आज तक कोई रोक पाया है, ना आगे कोई रोक पाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जैसे ही हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या चौथा। तो देखिए, चौथा चूंकि लिखा है क्या कि केमिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जब देखिएगा ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री से प्रश्न जो है वो दिख जाएगा। यूरिया आप नाम सुने होंगे, लेकिन इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जोड़कर आपको पूछा। देखिए ऊपर का जो देखिएगा आप, तो एक आया है आपका फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस से प्रश्न था। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर से हमारा प्रश्न है। एग्रीकल्चर से सीधा पूछा यूरिया का फार्मूला, तो आपको याद रखना है यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO। और इसी को एक्सपेंड करके लिख देंगे तो NH2CO और फिर NH2, और ऐसा वाला रूप हमारा दिया हुआ है। देखिए ऐसा कहाँ दिखता है, NH तो नहीं हो सकता है, K नहीं होगा, H3 आ जा रहा है तो नहीं होगा, और देखिए NH2CO NH2, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जो आपको दिखेगा वो लाइफ साइंस का है। ऊपर जो आपको फिजिकल साइंस का दिखा, फिर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का, और फिर ये प्रश्न आपका आ गया लाइफ साइंस से। तो देखिए किस तरह से मिक्सअप है। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन, मतलब इसका हिंदी लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी सहायता करती है, किसमें सहायता करेगी, तो एक्सक्रिएशन ऑफ एस्ट्रॉइड का तो कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ट्रांसलेशन का हम लोग किस में बात करते हैं, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब में आपको नाम आएगा कि आरएनए से जब हम लोग प्रोटीन बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा डीएनए से जब आरएनए बनाइएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब डीएनए बना दीजिएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन बी आपको हो जाएगा जो बच रहा है, पदार्थों के संग्रह एवं संवरण के लिए सेक्रेशन तथा स्टोरेज। अगला प्रश्न हम लोग क्या है उसकी ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6। अभी हम कोशिश करेंगे कि कम ही एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमारा टाइम जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक्सप्लेन की कोशिश कम रहेगी। हम लोग सीधा सीधा देखते चलते हैं कि प्रश्न कहाँ से है। देखिए यहाँ पे आया है फिर से फिजिकल साइंस का क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर ऑफ द लेफ्ट आउट प्रोडक्ट वेयर। सॉरी मैंने कह दिया क्या फिजिकल, ये लाइफ साइंस से है। लाइफ साइंस का आपका प्रश्न है ये, और लाइफ साइंस का प्रश्न क्या कहता है सो देखिए। तो स्टैनले मिरर से जो है, मिलर से हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लेफ्ट आउट किस प्रोडक्ट को कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ये एमिनो एसिड जो हम लोग पढ़ते हैं, एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, उसको दिखाता है। सीधा टिक करना है और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। अगला प्रश्न हमारा मेंडल से है जुड़ा हुआ, और मेंडल का प्रश्न आपका फिर से लाइफ साइंस, मतलब लाइफ साइंस का देख लीजिए कितना ज़्यादा प्रश्न है। मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, तो मेंडल को किसका फादर कहा जाता है, तो मेंडल को जो है जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है, तो लिनियस, कैरोलस लिनियस इसको कहा जाता है। आपको बताना है कि पैलियो बॉटेनी का फादर किन्हें कहा जाता है। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला फिर आपका जो है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं किससे, तो अगला प्रश्न आपका फिर से है लाइफ साइंस से।
मतलब लगभग प्रश्न लाइफ साइंस से बन रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा। थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय, इसका भी हमने स्पेशल जो है एक सेशन लिया हुआ है, अपने चैनल के ऊपर ही मिलेगा, हार्मोन से रिलेटेड। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कौन, तो वो आपका थायरॉयड ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है। याद रखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 है, रीजन रिसीविंग 500 to 1000 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल। देखिए फिर से आपका आया कहाँ से क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से, रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षपात होता है तो कहलाता है, तो वो कहलाएगा टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न आप जब देखिएगा तो अगला प्रश्न इसी तरीके का है, मतलब सारा सेक्शन मिक्स्ड करके क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम लोग को कोई भी छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, और 200 मार्क्स का बात है, 200 नंबर का बात है, तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर एज रेनी डे, कह रहा है एक वर्षपात वाले दिनों में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर हम लोगों से पूछा है तो याद रखिएगा वो होता है 2.5 mm। कम से कम इतनी वर्षा तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वर्षा जो है वह पर्याप्त नहीं है और सूखा की ओर हम लोग जो है वो बढ़ चलेंगे। अगला देखिए प्रश्न हमारा, ये आप अगर जोड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं आप फिर से इसको बोल सकते हैं रसायन विज्ञान से है, पर हम लोगों का वो सेक्शन नहीं, तो इसको हम लोग फिर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने लगेंगे और बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन आया इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट का प्रश्न देखिए क्या कहा है, द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि में किस गैस का अहम भूमिका है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग वैश्विक ताप में बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा फिर से आ जाता है रेनफॉल पे, और रेनफॉल पे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट इशूड बाय IMD इज फॉर, भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि है। क्या अवधि है, तो देखिए इसकी अवधि जो होती है वो 3 से लेकर 10 दिनों की होती है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। और 1 से 2 दिनों के लिए अगर बात करें तो ये हम लोग एकदम खतरे वाली घंटी की बात करते हैं, और 10 से ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा का बात करने लगते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन में था नहीं, तो हम लोगों को इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं को टिक करना था और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना था। देखिए प्रश्न अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है मेरा बताने का तरीका, तो आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, वो आपको करते रहना है, लोगों के बीच शेयर करते रहना है। इसी तरह जुनून और जज्बे के साथ मैं जो है हर एक प्रश्न को डिस्कस करूंगा आपके साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमोस्फेयर, कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। देखिए फिर ये प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे ना तो हम लोगों को क्या लगेगा कि ये फिर से आपका रसायन विज्ञान से है, लेकिन फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं ये इन्वायरमेंट से जोड़ दिया है। तो कहने को इन्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग को केमिस्ट्री भी कम बेसी पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट के सेक्शन बोलकर पढ़ेंगे हम लोग। तो कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल के मतलब प्राकृतिक घटक में नहीं शामिल है, तो आपको याद रखना है आर्गन होता है। आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में आर्गन की बहुत ज़्यादा 0.08% की मात्रा पाई जाती है। जलवाष्प भी होता है, और आप जब कहिएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, लेकिन क्रिप्टन जो है ये कहीं ना कहीं नहीं होता है, तो क्रिप्टन टिक कर सकते हैं। इसमें आप बताइएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एटमॉस्फेयर में नहीं, लेकिन इसको बना सकते हैं, तो क्या इसको टिक कर सकते थे, लेकिन इसका सही उत्तर क्रिप्टन है। मैं आपको असमंजस में नहीं रख रहा हूँ, क्लियर करके जा रहा हूँ। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न जो है ये आपका कहीं ना कहीं जोड़ा है किससे, तो हम लोगों का एक सेक्शन था आखिरी टेक्नोलॉजी वाला, उससे व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल, काइटो प्रोटोकॉल की प्राथमिक काय सूची क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो प्राथमिक काय सूची है वो आपका कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, तो वो आपका डिपेंड करता है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों का
नियंत्रित करना, मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस, जो काइटो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। 14 के बाद आप देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा। पूरा मिक्सअप है, आप ये नहीं कह सकते कि एक सेक्शन को पढ़ेंगे बाकी को छोड़ देंगे हमारा हो जाएगा, नहीं, आपको सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। और अभी हम लोग उस क्वेश्चन पे भी आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव लेवल का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोत की इनमें से क्या हानि है। तो क्या हानि है, तो आपको याद रखना है जब भी आप बात करिएगा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, आप देखते होंगे विंड एनर्जी, तो खर्चवा कितना गिरता है इसको लगाने में, पता है ना, एकदम पूरा बिक जाइएगा, इतना खर्चा होता है। तो ये बहुत हाई कॉस्ट होता है, मतलब उच्च परिचालन लागत बहुत ज़्यादा है, हालांकि आउटपुट अच्छा मिलता है, लेकिन इतना महंगा पड़ जाता है ना कि कह नहीं सकते हैं। वही दिक्कत हो जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। अगला प्रश्न हमारा है 16वां नंबर। देखिए ये साफ साफ मैं कह रहा हूँ, साफ साफ ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। आप क्लास 10 का बुक एनसीईआरटी उठा के देखिए, आपको सीधा दिख जाएगा, लेकिन जब सिलेबसवा देखते हैं ना तो हम लोग को गुमराह कर देता है, लिखता है केमिस्ट्री आप पूछबे नहीं करेंगे, और पूछेंगे नहीं तो क्वेश्चनवा कैसे आ जा रहा है। तो हम लोग को थोड़ा मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जब ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ से तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि होता है MgSO4। कभी कभी आपके साथ कर देगा खेला और MgSO4 नहीं देकर दे देगा MgCl2। याद रखिएगा ये भी जो है कहीं ना कहीं अस्थायी कठोरता का एक मुख्य कारण है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये साफ साफ केमिस्ट्री से है, लेकिन क्या कीजिएगा सिलेबस में नहीं बोला है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है बायोटेक्नोलॉजी से। कहता क्या है, निम्न में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का एक उदाहरण नहीं है। प्रश्न का एक बहुत फेवरेट सेक्शन है, नहीं है दे के फंसाने वाला। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ग्रोथ हार्मोन जो है इसमें दिख जाएगा, बीटी कॉटन भी दिख जाएगा, आपका डॉली शिप भी दिख जाएगा। तो ऐसा ग्रेफिन सीड जो है ना ये नहीं है, आपको याद रखना है ग्रेफिन सीड इसका सही उत्तर होगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है। बायोटेक्नोलॉजी ये आप लोग को ज़्यादा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न इधर तो एक ही दिखे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और एक नीचे दिखेगा आपको 2 प्रश्न मात्र। 18 नंबर है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन यंग चिल्ड्रेन। कहता है किस विटामिन की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन से संबंधित है। तो जैसे ही हम लोग ब्लाइंडनेस का बात करेंगे तो इसके लिए विटामिन जो रिस्पॉन्सिबल है वो विटामिन ए है। तो आपको सीधा विटामिन ए जो कि ऑप्शन बी में है वो मार देना है। और विटामिन के याद रखिएगा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, कभी पूछ दे तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ कि के भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, अगला आपका कहीं ना कहीं फिर से टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, और ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी आप देखना है। उसके बाद वो क्योंकि करंट पीछे का था इसलिए, यार इसके बाद ये भी देखिए करंट आपका पीछे का है, कोविड-19 से पूछा है तो ये भी पीछे का। हालांकि आपको पता होगा SARS-CoV-2 वायरस कहते थे, तो ये भी आपको अब तो इस बार कोविड नहीं पूछेगा क्योंकि ये पिछले बार का एक ट्रेंडिंग टॉपिक था इसलिए पूछ रहा था। अब देखिए क्वेश्चन जो 32 मार्क्स के आते हैं ना, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, तो ये तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको क्या करना होगा, ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। मैं आपको पढ़ा भी दूँ लेकिन राइटिंग जो है, राइटिंग स्किल वो खुद से लिखने से आएगी, तो आप अपने इंड से भी, अपने स्तर से भी लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके समक्ष जो भी हो, आपके समक्ष जो भी उपस्थित हो उससे आप ये चेक करवा सकते हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पॉसिबल तो है नहीं कि आप भेज पाएँ, तो आपके सामने जो भी उपस्थित है आप उनसे चेक करवा सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा कि नहीं हमको डिस्क्रिप्टिव का भी एक बार आप प्रारूप दिखाइए, आप एक बार ड्राफ्ट दिखाइए किस तरह से लिखना है, तो वो भी मैं आपके लिए करूँगा। बस शर्तें यही है कि आपके प्यारों को जो है, आपके प्यार यहाँ तक दिखते रहे, प्यार आपका जो है बना रहे। देखिए क्वेश्चन क्या था,
इकाई से आप क्या समझते हैं? याद होगा फिजिकल साइंस का पहला जो यूनिट वाला था MKS CGS, वहीं से सीधा क्वेश्चन उठा दिया है। इकाई से आप क्या समझते हैं? इकाइयों की MKS CGS एंड SI प्रणाली को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की विशेषता क्या है? SI प्रणाली के लाभ लिखिए। मतलब देखिए सीधा सीधा प्रश्न आपका, एकदम सीधा, एकदम वन लाइनर आप कह सकते हैं कि उठा के दे दिया, टॉपिक जो दिया था उसी से डायरेक्ट प्रश्न दे दिया है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। और आप कहिएगा कि आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाइए, क्वेश्चंस बताइए कौन कौन सा एक्सपेक्टेड है, वो भी करेंगे। बस शर्तें यही है कि आपका भरपूर प्यार चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, उसी से और में दिया है। मैंने कहा था ना वहाँ पे सोलर सिस्टम भी था। तो सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। ग्रहण से आप क्या समझते हैं? देखिए ग्रहण से रिलेटेड सोलर सिस्टम, और यह कैसे घटित होता है? सूर्य ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाइए और इसे सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके बताइए। मतलब समझ रहे हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है साइंस का। अगर आपको जरा सा भी नॉलेज साइंस का है तो आप नॉर्मल क्वेश्चन इसको मान के चल सकते हैं और कर सकते हैं इसको। आपको क्या करना है कि इस तरह का सारा क्वेश्चन है, आप देखते जाइए। क्वेश्चन हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जब पढ़ाएंगे तो सारा टॉपिक आते चला जाएगा, आप देखते जाइए। जैसे यहाँ पे पूछा है क्या, एमिनो अम्ल के बारे में, फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड, फिर देखिए विटामिन का सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, डिफिशियंसी। फिर उसके बाद देखिए झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल मतलब ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर बंजर भूमि, आप अपनी अवधारणा दें, बंजर भूमि से क्या समझ रहे हैं। उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीय के क्या कारण और परिणाम है। सीधा सीधा एकदम आप कह सकते हैं इजी क्वेश्चंस है, बस राइटिंग स्किल आपका सही होना चाहिए, प्रैक्टिस सही होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषता, तो कहीं ना कहीं आपको करंट, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है उससे जुड़ना होगा। फिर दूसरा है क्षय एवं अक्षय ऊर्जा के विभेद कीजिए। मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है। HIV से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर होगा। और हाँ 6 नंबर है, यहाँ पे प्रश्न जो है आपके खत्म होते हैं। तो प्रश्न बहुत नॉर्मल आते हैं, बस आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है, क्योंकि 500 से 600 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। एक कॉपी का आप मान लेते हैं 3/4। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे तरफ से भी पूरा एफर्ट होगा, बस आपको सहयोग दिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।